नमस्कारम। कैसे हैं आप सभी। हम कंटिन्यू करते हैं अपनी इकोनॉमिक्स की सीरीज़ को और आज का टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा और बैंकिंग। देखो, इसको पढ़ने के बाद ना, मनी और बैंकिंग को पढ़ने के बाद हमें ये समझ आएगा कि जो इकोनॉमी होती है उसमें मनी का ट्रांजैक्शन कैसे होता है और कितने प्रकार की मनी मतलब कितने प्रकार की मुद्रा होती है, और जो बैंकिंग सिस्टम है ना वो कैसे काम करता है, आरबीआई कैसे बाकी बैंकों पर अपना शिकंजा कसती है, और आरबीआई अगर अर्थव्यवस्था में कैसे महंगाई या फिर कैसे मंदी आती है तो उसको कौन सी नीति के द्वारा उसको कैसे कंट्रोल करती है। बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगी और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम मनी के बारे में जान लेते हैं कि मनी मतलब मुद्रा क्या होती है। देखो, सीधी सी बात है कि मुद्रा क्या है, एक एक्सचेंज सिस्टम है, एक विनिमय का सिद्धांत, एक विनिमय का माध्यम होता है। जैसे पहले ज़माने में क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था, वस्तु विनिमय होता था कि भाई 1 किलो चावल तुम दो, 1 किलो गेहूँ मैं उसके बदले मैं तुम्हें दूंगा, तो उसको क्या कहते थे, बार्टर सिस्टम। क्योंकि जब धातु की मुद्रा है, करेंसी मुद्रा नहीं थी। आज के ज़माने में तो कागज़ की भी करेंसी है और धातु की भी मुद्रा है। ओके, तो वो क्या बन गई है, वो आज वो माध्यम का, वो विनिमय का माध्यम बन गया है। ठीक है, अच्छा, तो इसके आज कई रूप हैं, इसके कई फॉर्म आज प्रचलित हैं, जैसे कि प्रतिज्ञा पत्र, चेक है, हुंडी है, विनिमय पत्र है या बैंक ड्राफ्ट है। ठीक है, ये क्या है, विनिमय के माध्यम हैं और अलग अलग सबके नियम होते हैं। चलो अब थोड़े, हाँ, बीच बीच में मैंने ना कुछ जहरीले फैक्ट भी कराए, उनको याद रखना है आपको। जो 1 रुपये का जो नोट होता है ना, जो 1 रुपये की जो करेंसी होती है उसको आरबीआई जारी नहीं करती है, हमेशा ध्यान रखेंगे। कौन करता है जारी इसको, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री जारी करती है उसको। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है हमेशा। दूसरा, जो रुपये का आजकल जो हम नया रुपये का जो प्रतीक देखते हैं ना, जो रुपये का इस तरह का जो प्रतीक आता है आधे रारत में ऊपर, ये वाला किसने बनाया, तमिलनाडु के थे आईआईटीएन उदय कुमार। ठीक है, ये याद रखेंगे, छोटे छोटे फैक्ट। उसके बाद में मुद्रा के लिए देखो, अच्छा, अब मैंने बताया कि आपको कई प्रकार की मुद्रा होती है, उसके लिए कमेटी बनी थी, कौन सी, वाईवी रेड्डी कमेटी। उसने क्या बोला कि भाई 4 प्रकार की इंडिकेटर्स होते हैं जिनको हम माप सकते हैं। मुद्रा 4 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती है, M0, M1, M2 या M3। आगे बात करेंगे, एक एक करके जानेंगे। थोड़ा सा हमें पेशेंसली इसको पढ़ना पड़ेगा। अगर एक बार ये दिमाग में छप गए ना तो यकीन मानो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही यूं ही सॉल्व हो जाया करेंगी इकोनॉमिक्स की आपकी। ठीक है, तो हुआ क्या, 1977 में दूसरी कमेटी आई, तरलता के अंश, डिग्री ऑफ लिक्विडिटी के आधार पर। देखो, लिक्विडिटी क्या है, तरल मनी, मतलब जो कैश होता है, जो कन्वर्टेबल होती, जल्दी मिल जाती है, जल्दी हम उससे एक्सचेंज कर लेते हैं। अब देखो, लिक्विडिटी में चेक थोड़ी ना आएगा, चेक तो भुनाना पड़ता है, जाके बैंक में जाना पड़ता है, खड़े होना पड़ता है। जबकि लिक्विडिटी क्या है, करेंसी नोट हुए, सिक्के हुए, वो हमारी जेब में होते हैं, हम कुछ भी चीज़ें उससे खरीद लेते हैं तुरंत के तुरंत। तो वो क्या है, वो लिक्विडिटी है, वो क्या है, तरलता है। इकोनॉमिक्स की भाषा में उसको क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी या तरलता। ठीक है, तो अब मनी सप्लाई जो मुद्रा है, कई प्रकार की मुद्रा मैंने आपको जैसे बताई। ओके, तो मुद्रा की जो सप्लाई होती है मार्केट में, इकोनॉमी में, वो किस तरह होती है, तो उसके कई प्रकार हैं, जान लेते हैं। M1, M2, M3, M4, मैंने M0 भी होता है। ओके, तो हम सबके बारे में करके पढ़ते हैं। हाँ, बहुत ईजी है, थोड़ा सा पेशेंसली। और इससे मुद्रा को पढ़ने से पहले ना, M1, M2, M3, M4 को पढ़ने से पहले ना, मैं 2 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी, ये कॉन्सेप्ट हैं। अगर ये पता चल गए तो हमें फिर आराम से हम इसको, हाँ, इजीली समझ पाएंगे M1, M2, M3, M4 को। देखो, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, अरे जब हम बैंक में जो पैसे जमा करने जाते हैं तो बैंकर से बोलते हैं कि हमारा 4 साल के लिए तुम पैसा रख लो और उस पर 4 साल के पीछे ब्याज दे देना। ओके, यही तो होता है डिमांड डिपॉजिट। अरे और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, 4 साल के लिए नहीं, कुछ समय के लिए रख लो, लेकिन इसमें शर्त क्या है, अगर हमें ज़रूरत पड़ी बीच में, अगर हमें ज़रूरत पड़ी 2 साल, हमने बोला बैंकर से कि 2 साल के लिए तुम हमें पैसा रख लो हमारा और हमें ब्याज देना आप, और उसके बाद में ब्याज प्लस हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट दोनों साथ में देना। बोले ठीक है, लेकिन उसमें एक शर्त क्या है कि हमें बीच में ज़रूरत पड़ी पैसा निकालने की 2 साल से पहले, तो क्या करेगी बैंक, क्या करेगी, उस पर पेनल्टी नहीं लगाएगी।
तो उसको क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। और वो कहाँ है, सेविंग डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट जब हमारा खुलता है तो। अब समझ आया डिमांड डिपॉजिट किसको कहते हैं, एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट, इसको रेकरिंग डिपॉजिट भी कहते हैं, या फिर टाइम डिपॉजिट, हिंदी में साव अवधि जमा। इसका मतलब क्या होता है कि भाई हमने बोला बैंक से कि भाई 3 साल के लिए तुम हमारा पैसा जमा कर लो, बोला ठीक है साहब हम कर लेंगे आपका पैसा, लेकिन आपने अगर 20 में पैसा निकाला ना तो क्या होगा, आपके पास पेनल्टी लगेगी। तो ऐसे जमा को क्या कहते हैं, ऐसे डिपॉजिट को क्या कहते हैं, टाइम डिपॉजिट कहते हैं। ओके, सेविंग डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट में बस इतना सा ही फर्क होता है। डिमांड डिपॉजिट को ही सेविंग डिपॉजिट कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट को ही टाइम डिपॉजिट कहते हैं। ओके, तो मैं डिमांड डिपॉजिट को डीडी से और फिक्स डिपॉजिट को मैं एफडी से आपको रिप्रेजेंट करूँगा। चलो अब M1 के बारे में जानते हैं कि M1 कौन सी मुद्रा है। देखो जनता के पास जितनी करेंसी होती है, ठीक है, नोट होते हैं और सिक्के होते हैं, प्लस बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट, दो चीज़ें मिलकर क्या बनाती है, M1 बनाती है। ठीक है, दोबारा से समझा देता हूँ कि जनता के पास जितनी भी करेंसी है या नोट है, प्लस जो बैंकों के पास में जितनी भी डिमांड डिपॉजिट हैं, जो हम जैसे लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोगों ने जो डिमांड डिपॉजिट कर रखे हैं पैसे, दोनों को मिला के कौन सी बनती है मुद्रा, M1। M2 मुद्रा कौन सी है, एक तो M1 मतलब पूरा M1 वाला पूरा हिस्सा, प्लस जो डाक घरों में जितना डिमांड डिपॉजिट है, ये तो बैंकों की बात करी थी मैंने, फर्क समझना। M1 में क्या था, बैंकों में डिमांड डिपॉजिट, M2 में क्या है, M1 प्लस डाक घरों में जितना डिमांड डिपॉजिट है, दोनों को मिला के क्या बनता है, M2। M3 क्या है, M1 पूरा का पूरा M1 आ गया, प्लस बैंकों में सावधि जमा, यहाँ पर क्या है, TD टाइम डिपॉजिट, प्लस डाक घरों में DD। आ गया समझना। फिर से मैं कह रहा हूँ कि M3 में क्या होगा, M1 होगा, प्लस बैंकों में टाइम डिपॉजिट है ना कि डिमांड डिपॉजिट, और डाक घरों में कौन सा है, डाक घरों वाला डिमांड डिपॉजिट। तो पूरा तो RBI की सबसे ज़्यादा नज़र किस पर रखती है, M3 पे रखती है, इसलिए वो M3 का एग्जाम में फॉर्मूला पूछ लेता है कि बताओ M3 जो मनी का जो सप्लाई का जो मापक है M3 वो किस किस से बन के बनता है, तो सीधा लिखा आता है M1 प्लस बैंकों में टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट वाला ऑप्शन मत कर देना, प्लस डाक घरों में डिमांड डिपॉजिट, M4 M3 पूरा का पूरा M3 प्लस डाक घरों में समग्र जमाएं। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसके बाद में जो M1 और M2 है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, M1 और M2 वाला हिस्सा पता है क्या है, ये नैरो मनी है, मतलब ये इसमें तरलता बहुत है। तरलता का मतलब है इजीली मिल जाती है, इजीली कन्वर्टेबल हो जाती है। ओके, तो ये इसको क्या कहेंगे, नैरो मनी कहेंगे। और M3 और M4 क्या है, ये ब्रॉड मनी है, ये जल्दी नहीं मिलती है। ब्रॉड मनी देखो, ड्राफ्ट हो गया, चेक हो गया आपका, हुंडी हो गई आपकी, ट्रेजरी बिल्स हो गए आपके, और आपका गोल्ड हो गया आपका, ये क्या है, ब्रॉड मनी है, ये बहुत जल्दी कन्वर्ट नहीं होती हैं। तो ये समझ आ गया। M1 पूछ लेता है एग्जाम में कि नैरो मनी कौन कौन सी है, M1 M2, ब्रॉड मनी कौन कौन सी है, M3 और M4। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना, M1 M2 M3 M4। और ये मैंने आपको बताया डिमांड डिपॉजिट किसको कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट किसको कहते हैं, और मनी क्या है, और इसको कैसे मापते हैं। ठीक है, चलो अब बची M0, इसको हाई पावर ऑफ मनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हाई पावर ऑफ मनी, हाई पावर ऑफ मनी या फिर रिजर्व मनी। ये क्या होता है, जो इकोनॉमी में जो टोटल पैसा है, पूरा का पूरा पैसा, उसको क्या कहते हैं, M0 कहते हैं। देखो यहाँ फॉर्मूला लिखा है कि करेंसी सर्कुलेशन, जो पूरे मार्केट में जो जितनी भी करेंसी का सर्कुलेशन है, और प्लस RBI में जमा बैंकों की, जितनी बैंकों की जमा है RBI में, और अन्य जमा खुद RBI की जमा, मतलब पूरी अर्थव्यवस्था का जो टोटल पैसा है, चाहे वो RBI में हो, चाहे वो मार्केट में हो, चाहे वो RBI में सोने या चांदी के रूप में हो, तो वो क्या है, M0 हाई पावर ऑफ मनी है। ओके, बहुत इजी था, ये समझ आ गया ना आपको। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मनी मल्टीप्लायर। देखो मुद्रा गुणक क्या है, ऐसे मान लो कि मैंने बैंक को दिए 100 रुपये, अब बैंक को मैंने 100 रुपये दिए जमा करने के लिए, बैंक मुझे ब्याज भी देगी 100 रुपये का, तो बैंक भी तो चाहेगी कि जिस व्यक्ति से मैंने 100 रुपये लिए उसको ब्याज भी देनी, उसका अमाउंट भी देना, लेकिन मुझे भी तो 100 रुपये से 200 रुपये बनाने पड़ेंगे ना। और मुझे उस 200 रुपये में जब मैंने 200 रुपये बनाए तो 100 प्लस उसकी ब्याज मैं उस सामने वाले ग्राहक को देने पड़ेंगे, और देन मैंने अपने कर्मचारियों को भी देना है, तो 50-60 रुपये मुझे भी बचाने होंगे।
फिर वही पैसा मुझे आगे घुमाना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या आता है, 100 से 200 बनाना, 200 से 300 बनाना, बैंक का काम होता है ये। तो उसको क्या कहते हैं, मनी मल्टीप्लायर। और इसका सूत्र याद रखना है, सूत्र पूछते हैं क्या, कौन सा है, देखो M3 आएगी, M3 बटे M0, M3 ये वाली M3 बटे M0। ओके, ये है मनी मल्टीप्लायर। अब बात करते हैं मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। देखो कैसे होता है, जो मुद्रा होती है उसके मूल्य में परिवर्तन कैसे होता है। सुना होगा आपने मुद्रास्फीति, इसको इंग्लिश में इन्फ्लेशन बोलते हैं, यानी महंगाई। ये क्या है, महंगाई है, मोटे मोटे अर्थों में महंगाई। अपस्फीति डिफ्लेशन, ये क्या है, मंदी है। ये क्या है, थोड़ी जब चीज़ें मंदी हो जाती हैं। तो इसके बारे में एक करके जान लेते हैं। इन मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन किसको कहते हैं, जब कीमत बढ़ जाती है, मुद्रा के मूल्य में कीमत घट जाती है। मुद्रा का मूल्य तो घट जाता है, कीमत बढ़ जाती है। कैसे समझ सकते हैं, 100 रुपये की चीज़ है, पहले से मिलती थी 100 रुपये की 12 से, अब क्या मिल रही है, अब 200 रुपये की 12 से मिल रही। मतलब क्या हुआ कि कीमत बढ़ गई ना, ज़्यादा, पैसे की कीमत ज़्यादा बढ़ गई। ओके, जब पैसे की कीमत ज़्यादा बढ़ गई, सीधी सी बात है, तो उस पैसे की जो मूल्य है, वैल्यू है, वो क्या होगी, वो कम हो गई। समझ आ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसका परिणाम क्या होगा, जब महंगाई होती है ना, तो एग्जाम में पूछता है कि महंगाई में क्या क्या घटित होता है। देखो, ऋणदाता को क्या होता है, हानि होती है। भाई अब मैं कर्ज ले रहा हूँ किसी से, ए व्यक्ति से कर्ज ले रहा हूँ लाख रुपए का, तो जो कर्ज ले रहा हूँ ना मैं ए से, उसको हानि होगी मुझे कर्ज लेने में। क्यों होगी, क्योंकि उसको मुझे ज़्यादा पैसे देने होंगे और लौटाने मुझे कम होंगे। आ रही है ना बात समझ। लेकिन ऋणी को लाभ होगा, जिसको ले रहा है वो लाभ होगा उसको। उपभोक्ता को हानि होगी, भाई मैं चीज़ें खरीद रहा हूँ तो मुझे तो हानि होगी ना, पहले मुझे 100 रुपये की 12 से मिलती थी, अब मुझे 200 रुपये की 12 से मिलती है। आयात ज़्यादा होगा, बात सीधी साफ है भाई। इम्पोर्ट हम ज़्यादा करेंगे कि बाहर की चीज़ें हो सकती हैं सस्ती भी हों, निर्यात कम होगा, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि चीज़ें महंगी हैं बनाने में, उत्पादन में भाई बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। रोज़गार क्या है, रोज़गार बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा रोज़गार, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, तभी तो महंगाई हुई है ना। महंगाई कब होती है, जब चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम। देखो, डिमांड एंड सप्लाई से इन्फ्लेशन को समझ सकते हैं, कीमत और मुद्रा से भी समझ लो, या फिर महंगाई देखो कैसे होती है, डिमांड बढ़ी ज़्यादा, जब किसी चीज़ की भाई पहले थी 1 पेन की ज़रूरत थी, अब 5 पेन की ज़रूरत है, ठीक है। और सप्लाई क्या है, सप्लाई हो गई कम। तो बात सीधी सी जाप है कि जो है किसी चीज़ की मांग ज़्यादा होगी तो उस चीज़ के पीछे जनता क्या होगी, एक से एक पैसा बढ़ के पैसा ज़्यादा देगी हाँ जनता, कि भाई मुझे चीज़ें तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे चीज़ें ये मिलें। तो क्या होगा, सीधी सी बात है, डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, तो महंगाई सीधी सी बात है बढ़ जाएगी। डिमांड और सप्लाई के से आप दोनों टर्म से आप महंगाई को समझ सकते हो। तो इसके लिए उपाय क्या करना पड़ेगा, देखो पेंशन वर्ग को क्या होगा, हानि होगी। क्यों होगी भाई, 40,000 उसको किसी आर्मी वाले की तनख्वाह आ रही है, उसकी तो फिक्स है ना, जबकि महंगाई बढ़ गई, जैसे 80%, और उसको पेंशन किसके हिसाब से आ रही थी, 60% के हिसाब से आ रही थी, तो 20%, तो उसको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा ना उसको। आया समझ। चलो, इसके उपाय क्या करना पड़ेगा, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करके, ये क्या है, पब्लिक जो स्पेंड है वो ज़्यादा करना पड़ेगा। वो कैसे करेगी सरकार, मार्केट में ज़्यादा पैसा छोड़ेगी, किन के माध्यमों से, बैंकों के माध्यम से। कैसे, जनता को कहेगी कि सस्ते दरों पर लोन दो जनता को, ताकि मार्केट में ज़्यादा पैसा आए, तभी तो ये महंगाई कम होगी ना। आ गया समझ। अच्छा, ये क्लियर है इन्फ्लेशन आपका। तो अब बात करते हैं WPI पे, होल प्राइस इंडेक्स। अरे महंगाई कौन मापता है, ये इंडिकेटर मापता है WPI, और इसका बेस ईयर क्या है, 2011-12, याद रखेंगे आप। अच्छा, और ये WPI किसके अंतर्गत आता है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंदर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये, कौन, WPI, ठीक है। गणना कब करते हैं इसकी, मासिक आधार पर करते हैं, ठीक है। और ये बात हमेशा ध्यान रखोगे कि WPI केवल और केवल गुड्स को लेता है, ना कि सर्विसेज को लेता है, ठीक है। ये बात आप प्लीज़ ध्यान रखेंगे, मैंने लिखा भी है स्पेशली, ना कि सेवा को लेता है। ओके, WPI के बारे में ये चीज़ें क्लियर है ना। चलो, अब बात करते हैं मुद्रा संकुचन या मुद्रा अपस्फीति, माने डिफ्लेशन। ये क्या है, मंदी जैसा दिखाता है। इसमें क्या होता है कि डिमांड क्या है, जस्ट सेकंड,
डिमांड क्या है, डिमांड तो है ही नहीं, और सप्लाई क्या है, सप्लाई बढ़ी गई है। कैसे? उदाहरण के तौर पर एक मार्केट में भाई 10 बॉलों की आवश्यकता थी और मार्केट में 100 बॉलें आ गई, भाई सप्लाई तो खूब भर गई। मतलब कहने का मतलब है कि भाई मार्केट चीज़ों से भरा पड़ा है, लेकिन क्या है, लोग खरीद नहीं रहे हैं, मतलब डिमांड ही नहीं है मार्केट में। तो वो क्या दिखाएगा, वो दिखाएगा मंदी। अब चीज़ें क्या हो गई, सस्ती हो गई। जब चीज़ें पहले चीज़ें मिलती थी महंगाई में 100 रुपये की 12 सेब, ठीक है, महंगाई में क्या मिल रही थी, 200 रुपये की, 100 रुपये की चीज़ 12 थी, क्या मिल रही थी, होके महंगाई होके 200 रुपये की मिल रही थी 12 सेब। मंदी में क्या हो गई, अब 100 जो 100 की 12 थी, अब वो 80 रुपये की 12 मिल रही। तो क्या हो गई, क्या हो गई, ये मंदी हो गई। लेकिन लोग खरीद नहीं रहे इतना सस्ता होने के बावजूद भी। तो ये क्या है, ये क्या है, डिफ्लेशन है। आ गया समझ? तो देखो इसमें क्या दिखा रहा है कि जो मुद्रा की जो परचेजिंग पावर, हाँ वो है ना, परचेजिंग जो पावर है, खरीदने की शक्ति है, वो बढ़ गई है, मुद्रा का मूल्य बढ़ गया है, लेकिन कीमत क्या है, गिर गई। तभी तो मंदी है। उपाय क्या होगा भाई, इसका मतलब पता है क्या, कि मार्केट में पैसा बहुत है। पहले मार्केट में पैसा कम था महंगाई में, मंदी में पैसा क्या है, मार्केट में ज़्यादा है। तो सरकार क्या करेगी, उस पैसे को निकाल लेगी। कैसे निकालेगी, कैसे निकालेगी, आरबीआई कहेगी कि भाई, आरबीआई क्या करेगी कि वो कहेगी भाई मैं एक पत्र या फिर कोई सिक्योरिटी पेपर या फिर कोई ट्रेजरी बिल्स या फिर कोई स्टॉक, शेयर, कोई बॉन्ड निकाल रही हूँ मैं, भाई इतने का, पूरे के पूरे जनता खरीद लो इसको और मैं तुम्हें इतने पे ब्याज दूंगी 4 से 5 साल बाद। तो मार्केट से सारा पैसा आरबीआई ने ले लिया, लोगों के पास कम पैसा बचा, जाहिर सी बात है मंदी जो थी वो कम हो गई। समझ आया? अब बात कर लेते हैं जिस तरह डब्ल्यूपीआई था। डब्ल्यूपीआई क्या था, होल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्यों का सूचकांक। मतलब थोक में जो चीज़ें आती हैं उसकी महंगाई को मापना, डब्ल्यूपीआई का वो काम था। और सीपीआई का क्या काम है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब जो रिटेल पे चीज़ें आती हैं एक एक वस्तु, ना कि थोक में। थोक वाला तो डब्ल्यूपीआई था। और सीपीआई क्या है, क्या है सीपीआई, एक एक चीज़ों को जो नापता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ओके, तो ये किसके, डब्ल्यूपीआई किसके अंतर्गत आता था, वाणिज्य और श्रम मंत्रालय के अंदर। और सीपीआई किसके अंतर्गत आता है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत। ओके, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के अंदर। डब्ल्यूपीआई में क्या था, केवल गुड्स को मापा जाता था। सीपीआई में क्या है, गुड्स और सर्विस दोनों को मापा जाता है। और सीपीआई का बेस ईयर क्या है, 2012। डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर क्या है, 2011 और 12। ठीक है, ये बात आपको यहाँ क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की। मैंने मनी के बारे में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का, भारतीय वित्त प्रणाली कैसे काम करती है बाजार में। देखो, भारतीय मुद्रा बाजार, इंडियन जो मनी मार्केट है, वो 2 प्रकार की होती है। एक तो संगठित होती है, संगठित अरे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे आरबीआई है, कॉमर्शियल बैंक हैं, सहकारी बैंक हैं, ये क्या है, संगठित क्षेत्र है। असंगठित सेठ साहूकार, भाई वो संगठित थोड़ी ना है। तो 2 प्रकार से भारतीय मुद्रा बाजार काम करता है। पहला क्या है, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। और दूसरा क्या है, भारतीय पूंजी बाजार, जैसे शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में क्या होता है, एफपीआई होता है, एफडीआई होता है, ओके, और शेयर धारक होते हैं। मैं इसको थोड़ा आगे समझाऊंगा। तो ये समझ आ गया कि भारतीय वित्त प्रणाली कैसे काम करती है। तो भारतीय मुद्रा बाजार से काम करती है, जिसमें दो चीज़ें होती हैं, संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। एक होता है भारतीय पूंजी बाजार, जिसमें शेयर मार्केट आता है। ओके, अब बात करते हैं आरबीआई। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बनी, 1934 में के एक्ट से 1935 में। कब बनी, 1934 के एक्ट से 1935 में। किसके कौन सा कमीशन था, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। अच्छा, इसको 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का कब राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कब कर दिया गया, 1 जनवरी 1949 को। प्लीज़ डेट रखेंगे। मैंने ना यहाँ चीज़ें सारी की सारी फालतू की चीज़ कोई नहीं पढ़ाई है। जो भी फैक्ट लिखाए हैं मैं बीच बीच में कहना भूल जाता हूँ कि भाई पढ़ाने के चक्कर में, कॉन्सेप्ट समझाने के चक्कर में, बट वो सारी की सारी लाइनें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार नहीं ना, 2 बार देख लेना इन चीज़ों को। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन रहे, सर ऑसबर्न स्मिथ। कौन रहे, सर ऑसबर्न स्मिथ। उसके बाद में स्वतंत्र भारत में आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन रहे, सीडी देशमुख। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजन है ये वाली लाइन। मौद्रिक नीति, इंग्लिश में इसको मॉनिटरी पॉलिसी बोलते हैं। मॉनिटरी पॉलिसी का संचालन कौन करता है, आरबीआई करता है। आई रिपीट, मौद्रिक नीति, मॉनिटरी पॉलिसी का संचालन कौन करता है,
आरबीआई करता है। जबकि राजकोषीय नीति फिजिकल पॉलिसी, जब मैं बजट पढ़ा रहा था आपको मैंने बताया था कि राजकोषीय नीति या फिजिकल पॉलिसी का संचालन कौन करता है, वित्त मंत्रालय करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कन्फ्यूजन करने के लिए, मिसमैच कर देता है। मौद्रिक नीति को तो लगा देता है वित्त मंत्रालय से और राजकोषीय नीति को लगा देता है आरबीआई से। भाई भूल के भी मत करना है चीज़ें, ओके। अब बात करते हैं आरबीआई के साख नियंत्रण की विधियां। देखो साख नियंत्रण क्या है, क्रेडिट कंट्रोल, माने जो अगर अर्थव्यवस्था में पैसा ज़्यादा है या महंगाई है, अर्थव्यवस्था में पैसा कम है या मंदी है, उसको कैसे संतुलित करना है आरबीआई को, ठीक है। तो उसके लिए आरबीआई के पास 2 टूल्स होते हैं। और साख नियंत्रण की विधि को क्या बोलते हैं, इसी को पूरी को जो पूरा होल है ना, परिणामात्मक, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, इसी को तो मौद्रिक नीति बोलते हैं। इसी को साख नियंत्रण को क्या बोलते हैं, मौद्रिक नीति बोलते हैं आरबीआई को। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे कि क्वांटिटेटिव में क्या क्या आता है, बैंक रेट आता है, माने गणनात्मक, ठीक है, क्वांटिटेटिव, और गुणात्मक क्वालिटेटिव। तो गणनात्मक में आपको ये चीज़ें करनी है, गुणात्मक में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। वो ये पूछता है कि भाई परिणामात्मक में आप बताइए कौन कौन चीज़ें आती हैं। कहीं पता चले गुणात्मक में सीआरआर, रेपो रेट, एसएलआर को रख दो, और क्वांटिटेटिव में आप प्रचार प्रसार, प्रत्यक्ष कार्रवाई और रेशनिंग ऑफ क्रेडिट को रख दो। नहीं, ऐसा मत करना। तो बैंक रेट आता है, सीआरआर का मतलब क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। वो मैंने नीचे लिखा है, अच्छे से मैं बताऊंगा आपको। ओएमओ का मतलब क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट, एसएलआर, स्टेशनरी लिक्विड रेशियो, ट्रिपल आर, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। चलो नीचे बात करते हैं, एक एक करके समझ लेते हैं। आरबीआई के जो मॉनिटरी पॉलिसी हैं, एक एक करके उनके अर्थ को समझ लेते हैं। बैंक रेट क्या होता है, देखो वह दर, ऐसी रेट जिस पर केंद्रीय बैंक, एक सेकंड, और आरबीआई को क्या बोलते हैं, केंद्रीय बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रीय बैंक। और दूसरी क्या बोलते हैं, बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक, ठीक है। इसका एचक्यू कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई, ओके। चलो, तो वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक मतलब आरबीआई व्यापारिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है, जैसे एचडीएफसी है, एसबीआई है, उनको ऋण प्रदान करता है एक पर्टिकुलर रेट पर, कि भाई 3 से 4% की दर पर आपको क्या है, ऋण प्रदान करते हैं। तो ये क्या होगा, बैंक रेट हो गया। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये क्या है, अरे जब आरबीआई अगर मंदी हो गई या महंगाई हो गई, आरबीआई क्या करता है भाई, इस प्रतिभूतियाँ जो सिक्योरिटी है, ऋण पत्र हैं, बिल्स हैं, उसको बेचता है मार्केट में, या फिर उसको बेचता है या फिर खरीदता है आदमियों से। उससे क्या है, पैसा लेता है मार्केट से, या पैसा फिर मार्केट में देता है। तभी तो कंट्रोल होता है महंगी और मंदाई। कौन सी प्रक्रिया से, वो ओपन मार्केट ऑपरेशन से। सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। इसमें देखो कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या है कि आरबीआई पता क्या कहती है कि भाई व्यापारिक बैंकों को एक फिक्स रेट पर आरबीआई में मेरे पास पैसे जमा करना होगा आपको। मतलब एचडीएफसी के पास 100 करोड़ है, तो आरबीआई पता क्या कहेगी कि आरबीआई ने सीआरआर का रेट 4% कर रखा है। इसका मतलब क्या है कि आरबीआई ने बोला कि भाई सीआरआर के तहत 100 करोड़ में से आपको 4 करोड़ रुपए मेरे पास रखने होंगे जमा के तौर पर, और मैं इस पर कोई ब्याज नहीं दूंगी। आरबीआई का कहना ये होता है, ओके। ये चीज़ समझ आ गई ना, सीआरआर का मतलब क्या होता है। चलो, एसएलआर का मतलब क्या होता है। एसएलआर का मतलब ये होता है कि भाई आरबीआई कहता है कि 100 करोड़, मान लो 100 करोड़ आपके पास किसी बैंक के पास राशि है, तो कहेगा कि भाई आप, अब एसएलआर का रेट आरबीआई ने क्या कर रखा है, 18 से 20%। मतलब 100 करोड़ में से 20 करोड़ रुपए आप अपने पास रखोगे खुद। 80 करोड़ से ही आप पैसा बनाओगे, आप 80 करोड़ को ही जनता को बांटोगे, 20 करोड़ को नहीं। ऐसा क्यों कहती है पता है, अगर बैंक दिवालिया हो तो भाई जनता का पैसा लौटा दे, इसलिए ये चीज़ें करती है आरबीआई। अब क्या है, आरआर, रेपो रेट क्या है, जब बैंक शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई से ऋण लेती है। अब बैंक क्या कर रही है, आरबीआई से ऋण ले रही है छोटे 1 से 14 दिन के लिए, 1 से 14 दिन के लिए, 1 से 14 दिन शॉर्ट टर्म। तो आरबीआई इस पर ब्याज लगाता है सर 4 से 5%। पूछ देख लेना, आता नहीं है। ट्रिपल आर क्या है, रिवर्स रेपो रेट। अब रेपो रेट में क्या था कि आरबीआई ऋण दे रही थी, और रिवर्स रेपो रेट में क्या, आरबीआई खुद ऋण ले रही है। आरबीआई खुद ऋण लेती है बैंकों से
स्वयं बैंकों से पैसा लेती है। लेकिन फ़र्क क्या है, जब रेपो रेट पे पैसा आरबीआई देती है तो 6 से 7% अपना वो देती है, इंटरेस्ट लगाती है आरबीआई। जब बैंकों से लेती है तो 2 से 3% ही देती है बस पैसा। आरबीआई इतनी चालाक है। अब थोड़े से फैक्ट हैं। पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। कब बना? 1894 में। आईडीबीआई भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कब बना? याद रखना है, बैंक के नाम 4 बैंक के नाम दे देता है और 4 उसके सामने वर्ष रख देता है, वो पूछता है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन करा है। आईडीबीआई भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में। सिडबी भारतीय लघु विकास बैंक के लिए, अरे इसलिए खोले गए थे कि उद्योग विकास के लिए आईडीबीआई खोली गई, लघु उद्योगों के लिए सिडबी खोली गई, घर बनाने के लिए एनएचबी खोली गई, मुद्रा बांटने के लिए मुद्रा बैंक खोली गई, आयात निर्यात बैंक, एग्जिम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बैंक, मतलब जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए ये बैंक खोली गई। तो ये बैंक पूछे जाते हैं, बड़े बड़े बैंक हैं। तो इडबी आईडीबीआई की स्थापना 1964 में, सिडबी की स्थापना 1990 में, राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 में, मुद्रा बैंक की स्थापना 5 अप्रैल 2015 में, एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बैंक की स्थापना 1982 में, नाबार्ड बैंक नेशनल एग्रीकल्चर, ठीक है, ये जो कृषि के लिए बनाई थी बैंक नाबार्ड 1982 में। कौन सी कमेटी? सिबरमन कमेटी के आधार पर। पूछते हैं, खूब पूछते हैं। इरडा कब बना? 2000 में। हैदराबाद में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। बाकी मोस्टली दिल्ली और मुंबई में होते हैं, लेकिन इसका इरडा का कहाँ है? अरे बीमा के लिए, बीमा क्षेत्र को देखता है। इरडा क्या है? इंश्योरेंस। इरडा का मतलब क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इरडा। ओके, और IRI ऐसे आएगा। इरडा क्या देखता है? बीमा को देखता है, बीमा वाली जो बैंकिंग होती है। और बीमा और बैंकिंग किस में आते हैं? संघीय सूची में आते हैं। LIC कब बना? 1956 में, ठीक है। उसके बाद जब पैसा ट्रांसफ़र करते हैं ना, भीम से, UPI से या फिर किसी एप्लीकेशन से, देखो RTGS भी करते हैं, नेफ्ट भी करते हैं। तो फुल फॉर्म क्या होती है RTGS की? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ओके। नरसिम्हा समिति किसके लिए लाई गई थी? बैंकिंग रिफॉर्म के लिए। बेसल मानक क्या है, किससे संबंधित है? बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है। देखो इस पर डिटेल पढ़ाऊंगा ना, तो डिटेल तो UPSC के लेवल का यहाँ कोई मतलब नहीं। जितना आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, प्रोफेसर GDC, BSSB, इन सब के लिए इतना इनफ होता है। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? 1991 में। फिरवानी समिति के आधार पर कमेटी ने सिफारिश करी थी कि भाई शेयर मार्केट के लिए भारत में क्या लाया जाए? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बनाया जाए। तो NSE की स्थापना 1992 में हुई, 1991 की सिफारिश के आधार पर, ठीक है। बीमा क्षेत्र का निजीकरण कौन सी समिति? भाई पहले क्या था, बीमा सरकारी देखती थी। अब कितने सारे देखो बीमा कंपनी आ गई हैं भारत में। कौन सी समिति के आधार पर आई? मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर। अच्छा, जैसे विदेशों में जी कई सारी एजेंसी होती है, रेटिंग एजेंसी, उसी तरह इंडिया में भी अपनी खुद की एजेंसी है, क्रेडिट जो रेटिंग एजेंसी हैं। तो क्रिसिल, केयर और इकरा, ये क्या है? इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं। ओके, याद रखेंगे आप। सेबी, जिस तरह मैंने बताया आपको, बीमा क्षेत्र को कौन देखता है? इरडा देखता है। और शेयर मार्केट को कौन देखेगा? सेबी देखेगा, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई? 1998 में। लेकिन संवैधानिक दर्जा कब मिला इसको? 1992 के एक्ट के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका बॉम्बे। उसके बाद SBI जो हमारा बैंक है, उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1955 में। और SBI की स्थापना कौन सी समिति के आधार पर हुई थी? गोरावाला समिति के आधार पर। ओके, तो आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो आपको मैंने क्या बताया, आपको मनी के बारे में बता दिया कि मनी कैसे काम करती है, मनी के कितने प्रकार होते हैं, और मनी किसको कहते हैं, मनी के सूचक क्या क्या हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको मनी मल्टीप्लायर बताया। उसके बाद महंगाई, मंदी, WPI, CPI, और RBI कैसे काम करती है, और RBI की कौन सी मॉनिटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी कौन लेता है, RBI के बारे में बैंक रेट और CRR, SLR, RR, RRR और कुछ फैक्ट बताए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्लास है आपके लिए, ठीक है। एक बार नहीं, थोड़ा सा समझ लेना इसको बार पॉज करके। और हाँ, मोस्टली इकोनॉमी के 4th या 5वीं सीरीज़ है, 1-2 क्लास और हो गई इकोनॉमी की, इकोनॉमी भी ख़त्म हो जाएगी। हर चीज़ की प्लेलिस्ट बनी है, चाहे वो GS 1 के लिए हो
चाहे वो अपने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट मेंस और प्रीलिम्स के लिए, दोनों के लिए हो, ठीक है। एक ही बहुत कुछ चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा दी हैं। तो बस आपको करना क्या है, आपको पढ़ते रहना है, चाहे लेट के पढ़ो चाहे सो के पढ़ो, ठीक है। प्रीलिम्स निकाल ले जाओगे, लेकिन मेंस में दिक्कत आएगी, इसीलिए मेंस के लिए अभी से लिखने लग जाओ। और इसके लिए प्लेलिस्ट में जाके देख लो भाई, मैंने कराया है और बहुत अच्छे से कराया है मैंने माइंड मैप से। चलो, एक थोड़ी सी लंबी वीडियो थी, 30-32 मिनट की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे। जय हिंद।